नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलरिया, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एसईओ के अंदर ऑफ पेज एसईओ, जो कि हमने पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ के अंदर ही लिंकिंग मेथड, ऑफ पेज एसईओ का लिंकिंग मेथड, ऑफ पेज एसईओ में किस तरीके से हम बैकलिंक्स बना सकते हैं, उन बैकलिंक्स को बनाने के लिए एक कुछ मेथड्स मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं। वो मेथड्स आपके सामने मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनका यूज करके आप ऑफ पेज एसईओ भी कर सकते हैं। तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन सिलेबस भी कवर करना कंपलसरी है और डेज ऐसे निकलते जा रहे हैं। अगर मैं एक दिन भी वीडियो मिस करता हूं तो ये फिर इफेक्ट पड़ेगा। तबीयत काफी दिनों से खराब है, लास्ट क्लास में भी तबीयत खराब थी, फिर ब्रेक आ गया था वीकेंड का, फिर भी तबीयत खराब ही चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस क्लास की। तो उसमें हमने पढ़ा था ऑफ पेज एसईओ का इंट्रोडक्शन, ऑफ पेज एसईओ के फैक्टर्स, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, करंट सिनेरियो और क्या रेशियो बन रहा है, ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज एसईओ क्या है, हाउ टू बिल्ड बैकलिंक्स, यानी कि लिंक्स को किस तरीके से बिल्ड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज देखी थी, जिसमें मैंने बताया था कि ऑफ पेज एसईओ का मतलब है बैकलिंक जनरेट करना, यानी कि अपनी वेबसाइट के लिए काम करना, किसी भी थर्ड पार्टी डोमेन के थ्रू एक बैकलिंक कलेक्ट करना। कम से कम एक बैकलिंक अगर उस डोमेन से आपको मिलती है तो वो चीज यहाँ पे काउंट होगी। ठीक है, यहाँ पे रेफरिंग डोमेन्स और रेफरिंग बैकलिंक्स अलग अलग रहती है। बैकलिंक्स यहाँ पे अगर डोमेन यहाँ पे कम रहेंगे लेकिन बैकलिंक्स ज्यादा हो सकती है। कैसे कि अगर मेरी एक डोमेन है ganeshkuleriya.com वेबसाइट पे, अगर आप बैकलिंक लेना चाहें तो एक बैकलिंक से लेकर आप कई सारी बैकलिंक्स ले सकते हैं, लेकिन डोमेन यहाँ पे एक ही रहेगा। बैकलिंक आपकी जितनी लिंक्स आपकी उस वेबसाइट से आ रही है उतनी सारी की सारी काउंट होगी बैकलिंक्स के अंदर। फैक्टर की बात करें तो मैंने बताया था कि ऑफ पेज एसईओ बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप अपने बिजनेस यानी वेबसाइट को और ज्यादा रैंक करवाना चाहते हैं, ग्रो करवाना चाहते हैं, तो ऑन पेज एसईओ के बाद में ऑफ पेज एसईओ करना बहुत ही कंपलसरी है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट की रैंकिंग और ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज रहे और कंपटीटर हमेशा आपको बीट ना करे, या कंपटीटर को बीट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ऑफ पेज एसईओ को ज्यादा परफॉर्मेंस ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑफ पेज एसईओ आपका ज्यादा से ज्यादा होगा और वहां पे एक बैकलिंक्स का स्ट्रक्चर तैयार होगा, जो कि एक सर्च इंजन को आइडेंटिफाई करवाता है कि इस एक डोमेन पे कई सारी बैकलिंक्स है। मतलब कि एक ऑथोराइज्ड वेबसाइट हो चुकी है जिसमें हर एक पॉपुलर वेबसाइट से इनको बैकलिंक मिल रही है। मतलब कि हर एक वेबसाइट आपको रेफरल कर रही है कि आप इन सर्च इंजन को रेफरल कर रही है कि इस वेबसाइट को आप क्रॉल कीजिए। ठीक है, इसके बाद में करंट सिनेरियो में भी मैंने बताया था कि किस तरीके से चल रहा है। पहले ऑफ पेज एसईओ नहीं कर देते तो भी चलता था, लेकिन आज के टाइम पे ऑन पेज एसईओ पे से भी ज्यादा फोकस करना पड़ता है ऑफ पेज एसईओ पे। तो वो उसका रीजन है कि यहाँ पे अभी कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है हार्डली कि आपको एक पर्टिकुलर हाई रेटेड कीवर्ड पे अगर रैंक करना है तो वहां पे आपके कंप्यूटर को बीट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिससे कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आपके इंफॉर्मेशन से कम हो और सर्च इंजन को ये पता चले कि आपने जितना भी कंटेंट सबमिट किया है वो सारा का सारा यूनिक है और आपके कंप्यूटर से भी ज्यादा अच्छा है। फिर बात की थी ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज एसईओ की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑन पेज एसईओ करते हैं और ऑफ पेज एसईओ नहीं करते हैं तो इफेक्ट यहाँ पे ये पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट पे रैंकिंग इजीली नहीं हो सकती है हार्डली कीवर्ड पे। ठीक है, आपके ब्रांड कीवर्ड पे आप रैंक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सिर्फ वेबसाइट क्रिएट की, थोड़ा बहुत ऑन पेज कर दिया, तो भी मैं मेरे डोमेन के नेम यानी कि गणेश कुलरिया पे रैंक हो सकता हूँ इजीली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस वर्ड से ना तो कोई डोमेन और खरीदा गया है ना ही खरीदा जा सकता है। ठीक है, ये चीज हुई। फिर उसके बाद में बात करें कि अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिस कीवर्ड पे मुझे आना है, मान लीजिए एसईओ एजेंसी या एसईओ कंपनी पे मुझे मेरी वेबसाइट को रैंक करवाना है, तो वहां पे मुझे ये रिक्वायरमेंट रहेगी कि मैं मेरे जो भी बिजनेस के सेटअप है या जो भी वेबसाइट्स के अंदर ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करवाऊं, ताकि वहां पे सर्च इंजन को पता चले कि इसमें जो ऑन पेज एसईओ में जो वेबसाइट्स के अंदर इंफॉर्मेशन है उससे भी काफी ज्यादा रेफरेंस के तौर पे इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं तो एक ऑफ पेज एसईओ का स्ट्रक्चर नॉर्मली एग्जांपल लेके चलूं तो कोई भी पॉपुलर पर्सन का आपने देखा होगा विकिपीडिया पेज जरूर रहेगा, लेकिन जब वो पॉपुलर नहीं हुआ तब उसका विकिपीडिया पेज नहीं होता है। लेकिन पॉपुलर होने के बाद में विकिपीडिया को ये पता चलता है, विकिपीडिया भी अपने डेटा को एनालिसिस करता है, उसे ये मालूम चलता है कि विकिपीडिया पे लोग उसके नाम को सर्च कर रहे हैं या गूगल पे नाम सर्च कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग
उसकी सर्च वॉल्यूम बढ़ती है, तो वहां पे विकिपीडिया भी अपने वेबसाइट के अंदर एक पेज में स्पेस प्रोवाइड करवाता है कि इस पर्सन के बारे में हो सके जितनी हम विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन लाए, ताकि जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट पर आए तो उसे बिना किसी जानकारी के उसे नहीं जाना पड़े, उसको सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे मिल जाए। और वहाँ पे ये भी ट्राई करते हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि उसकी एक कोई भी लिंक होनी चाहिए, एक्सटर्नल लिंक, यानी कि ये रेफरल लिंक। विकिपीडिया कभी ये ब्लेम नहीं करता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो विकिपीडिया ने खुद कलेक्ट की है। हमेशा कोई ना कोई एडिटर, ऑथर रहता है जो अपने बेस पर कहीं से एक आर्टिकल या कोई भी बैकलिंक या कोई भी ऐसी वेबसाइट है, न्यूज की वेबसाइट हो गई, इंफॉर्मेशन की वेबसाइट, वहां से डेटा कलेक्ट करके वहां पे अपलोड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसरो ने कोई भी नया यान लॉन्च किया है, ठीक है, मार्स पे गए, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन विकिपीडिया में मिलेगी, लेकिन वहां पे नीचे देखेंगे तो आपको एक्सटर्नल लिंक्स में मिलेगी, और वहां पे कहीं ना कहीं इसरो की जो वेबसाइट्स है उसकी बैकलिंक्स वहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब जैसा कि ऑपेज एसईओ के बारे में तो मैंने आपको पूरी लास्ट क्लास में बता दिया था, ये सेकंड लास्ट क्लास है ऑपेज एसईओ की थियरिकल कंसेप्ट में। आज ही ट्राई करूंगा दोनों क्लास कवर कर लूं एक ही साथ में, ताकि फिर अगले दिन से आपको नेक्स्ट डे से आपको पीसी पे ही सारी इंफॉर्मेशन इजीली मैं आपको दिखा सकूं सारी, क्योंकि थियरिकल कंसेप्ट काफी लंबा हो चुका है और आपको बोरिंग भी लगने लग गया होगा, क्योंकि एक थियरिकल कंसेप्ट आप कितना सुनेंगे, सुन के आपको मतलब एक ऐसा असाइनमेंट कह सकते हैं या ऐसा कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट जैसा पार्ट एक कंबाइंड रहता है कि आपने पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन उसको अगर आप डेवलप नहीं करेंगे कहीं पे भी तो वो चीज आपके वहां पे कवर अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो उसमें मैंने लिखा है कि ऑपेज एसईओ के अंदर लिंकिंग मेथड कौन कौन से हैं, यानी कि बैकलिंक बनाने के लिए जो लिंक करने के मेथड है वो कौन कौन से हैं। सिलेबस में मैंने 8 लिंकिंग मेथड्स के नाम लिखे हैं। पहला है एक्सचेंज लिंक, दूसरा है गेस्ट पोस्टिंग, थर्ड है ऑटोमेटिक जनरेटेड लिंक्स, फोर्थ है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स, फिफ्थ है आर्टिकल एंड कमर्शियल, सिक्स्थ की बात करें तो वेब डायरेक्टरी लिंक से, सेवंथ की बात करें तो फॉर्म एंड ब्लॉग कमेंट्स, और लास्ट बट नॉट लीस्ट बुकमार्क साइट्स। 8वां पॉइंट है बुकमार्क साइट्स, यानी कि ये जो 8 पॉइंट है इनका मतलब है कि ये 8 पॉइंट से आपको बैकलिंक क्रिएट करनी है। अब जो टेक्निक है वो अगली क्लास में आपको पता चलेगी, जो मैंने 20 से 25 टेक्निक आपको बताई है लास्ट क्लासेस में कि ऑपेज एसईओ करने के लिए आपके पास 25 से 30 टेक्निक भी अवेलेबल है, सॉरी 20 से 25 टेक्निक। तो वो कौन कौन सी है, किस तरीके से कर सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन उन 25 को एक मैंने 8 के स्ट्रक्चर में डाला, एक मेथड कि आपको 8 तरीके का डेटा आपको अवेलेबल होना चाहिए, ताकि उस हिसाब से आप वहाँ पे कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे पहली बात आ रही है एक्सचेंज लिंक की बात। ठीक है, तो एक्सचेंज लिंक का मतलब रहता है कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिन वेबसाइट्स पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नॉर्मली इजीली आप वहां से बैकलिंक ले भी लेते हैं और वो एक ऑथोराइज्ड साइट्स में भी काउंट हो जाती है। तो किस तरीके से कि मान लीजिए आपका एक ब्लॉग है और आपने उसकी एक शॉर्ट लिंक बनाकर रख दी, तो मतलब बिटली वेबसाइट पे आप गए, वहां पे एक शॉर्ट लिंक रखी, सॉरी पूरा यूआरएल लिखा और आपको एक शॉर्ट लिंक मिल गई। तो अब इस शॉर्ट लिंक पे जैसे ही कोई भी विजिट करेगा यूजर, तो आपके डोमेन सॉरी ब्लॉग पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेब पेज पे पहुंच रहे हैं तो उसके बैकएंड में उन्होंने एक बैकलिंक बना रखी है बिटली पे। बिटली वेबसाइट पे एक बैकलिंक है जिसके थ्रू आप उसके वेबसाइट्स पे पहुंच रहे हैं, जो भी वेब पेज अवेलेबल है, कंटेंट की बात करें, पोस्ट आर्टिकल की बात करें, ठीक है, भले प्रोडक्ट हो कोई भी चीज, ठीक है। यहाँ पे मैं पोस्ट ज्यादा कहूँ तो या फिर वेब पेज कह सकता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ब्लॉगिंग रिलेटेड ज्यादा कंटेंट मेरे पास अवेलेबल रहता, तो उसके हिसाब से मेरे माइंड में वो चीज है। ई कॉमर्स का भी धीरे धीरे सेटअप किया है, तो उसके बारे में भी पूरा एक सिलेबस तैयार कर रहे हैं, मसाला आपके सामने पेश करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो बताइएगा जरूर, क्योंकि एक ऐसा मतलब ई कॉमर्स का सेटअप तैयार कर रहा हूँ ना, जिसमें 0 से लेकर 100 तक आपको जो भी चीज करनी पड़ेगी ना, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम आपको दिखाएंगे वहां पे कि किस तरीके से क्या चीज रहती है। यहाँ पे बात वापस कर लेते हैं लिंकिंग मेथड की। तो उसमें मैंने आपको जैसा बताया एक्सचेंज लिंक, तो इसमें भी कई टाइप्स रहते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे और डीपली रहते हैं। जो हम 25 टेक्निक्स हम सीखेंगे उसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर सेकंड बात करें तो गेस्ट पोस्टिंग, सेकंड मेरा पॉइंट है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब है कि मेरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, मान लीजिए seo.ganeshkulere.com या फिर everythinclick.com वेबसाइट है मेरी।
अब उस वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा राइट फॉर अस का एक पेज, और उस पेज में कुछ गाइडलाइंस होगी, एक मेल आईडी भी दी हुई होगी और बताया जाएगा वहाँ पे कि अगर आपको इस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट करवानी है, यानी आपको इस वेबसाइट पे एक आर्टिकल सबमिट करवाना है, तो आप हमें आर्टिकल भेजिए इस मेल आईडी पे, जिस आर्टिकल के अंदर ये सारी गाइडलाइंस होनी चाहिए कंटेंट की। तो वहाँ पे होता क्या है कि जैसे मुझे एक पोस्ट करवानी है abc.com वेबसाइट से, एक बैकलिंक लेनी है, तो नॉर्मली अगर abc.com वेबसाइट यानी कि abc.com को एक बार छोड़ लेते हैं, अपने ही ब्लॉगिंग वेबसाइट पे चलते हैं। मेरी वेबसाइट है ganeshkulere.com, मुझे बैकलिंक चाहिए और मैंने एक वेबसाइट देखी everythinginclick.com वेबसाइट, जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड हर तरीके के एजुकेशन बिजनेस के रिलेटेड ब्लॉग्स अपलोड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे एसईओ के रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी फील्ड के रिलेटेड एक ब्लॉग बनाऊंगा। उस ब्लॉग में मैं एक एंकर टेक्स्ट सेटअप करूंगा जिसमें ये दिखाया जाएगा कि अगर आपको इस बिजनेस सर्विसेज के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो उस लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि मैंने वो कंटेंट पूरा लिखा और everythinginclick.com की वेबसाइट्स के ऑथर को मैंने सेंड किया, ठीक है। तो वहां पे वो क्या करेंगे कि मेरे आर्टिकल को चेक करेंगे, पैराग्राइज है या नहीं है, डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं है, ग्रामरली मिस्टेक्स कितनी है, इमेजेस क्या है, कौन से मैंने हेडिंग टैग्स वगैरह यूज किए, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि अगर आपका आर्टिकल अप्रूव होने लायक है तो वो वहाँ पे आर्टिकल सबमिट करके मुझे एक लाइव लिंक भेज देंगे। उस लिंक पे मैं जाऊंगा तो पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा और जिस वर्ड पे मैंने बैकलिंक मांगी थी उस एंकर टेक्स्ट में मुझे वहां पे बैकलिंक मिलेगी। वहां पे क्लिक करते ही मैं ganeshkulere.com वेबसाइट पर आ जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो गेस्ट पोस्ट का मतलब है कि मैंने उनकी वेबसाइट्स पे एक गेस्ट ली, ठीक है, एक मेहमान के तौर पे वहां पे कंटेंट रखवाया। मतलब अब उसमें क्या हुआ कि कंटेंट लिखने की मेहनत मेरी थी, लेकिन उनको फ्री में वो चीज मिल गई, लेकिन उसके बदले उन्होंने उस वेबसाइट से मुझे एक बैकलिंक भी दी है। तो ये इसे कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्यों? क्योंकि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो वो मिठाई लेके आते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन बदले में आप भी उन्हें कुछ देते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो इक्वल हुआ, ठीक है। अगर वो मिठाई लाया तो आप मिठाई कभी नहीं देते, आप उन्हें खाना खिलाते हैं क्योंकि वो मेहमान बनकर आपके घर पे आए। तो वैसे ही कंटेंट भेजने पर कंटेंट के बदले आपको बैकलिंक मिल रही है, एक ऑथोराइज डू फॉलो बैकलिंक मिल रही है, जिससे कि सर्च इंजन जब भी everythinginclick.com वेबसाइट पर विजिट करेगा वहां से उसे पता चलेगा कि everythinginclick.com रेफर कर रही है ganeshkulere.com वेबसाइट को कि इस वेबसाइट्स को भी क्रॉल कीजिए। तो वहां पे क्रॉलिंग की स्पीड भी बढ़ती है, और जब सर्च इंजन को बार बार एक यूआरएल की हर जगह से रिक्वेस्ट आ रही है क्रॉल करने की, तो वहां जाकर वो उस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा एनालिसिस करता है और आपको ज्यादा रैंकिंग मिलती है, ठीक है। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, ऑटोमेटिक जनरेटेड लिंक्स। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट रहती है, वो क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स को क्रिएट करवाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली कंटेंट लिखा हुआ जाएगा, नहीं। कुछ ऐसी वेबसाइट रहती है जिनमें अगर आप डायरेक्टली कुछ भी चीज इंपोर्ट करवाना चाहते हैं या ऐड करवाना चाहते हैं वो इजीली हो जाती है। मतलब कि मैंने एक 10 वेबसाइट बनाई और उस 10 वेबसाइट्स को एक फॉर्म से कनेक्ट कर दिया, और उस फॉर्म में जो भी बैकलिंक्स ऐड करेंगे या जो भी कंटेंट ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली मेरी 10 की 10 वेबसाइट्स पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका ऑटोमेटिक जनरेटेड लिंक्स क्या आता है, इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि ऑटोमेटिक जो जनरेटेड लिंक्स की जैसे मैं वेबसाइट की आपको बता रहा हूँ वैसा आपको समझ में थियोरिकल कंसेप्ट में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं एक प्रैक्टिकली सेशन लेकर आपको वहां पे दिखाऊंगा कि ये इस तरीके से आप ऑटोमेटिक बैकलिंक्स बना सकते हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज भी आप वहां पे देखेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है पीबीएन, यानी कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स। यानी कि मैंने एक गोडैडी हो गया है, बिगरॉक वगैरह, कितनी सारी वेबसाइट्स है जो कि आपको डोमेन और होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि कई सारी डोमेन होस्टिंग की वेबसाइट्स रहती है, गोडैडी हो गई, तो गोडैडी पे लोग ज्यादातर रेफर करते हैं कि आप यहाँ से डोमेन ले लीजिए, होस्टिंग ले सकते हैं, साइड ग्राउंड से ले सकते हैं, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट वगैरह कई सारी ग्रीन गिग्स वेबसाइट्स है जिनकी हेल्प से आप डोमेन और होस्टिंग खरीद सकते हैं। अब डोमेन होस्टिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो वो चीज़ बात की बात है, ठीक है। उसके बारे में कुछ और अलग बार हम वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, वीडियो ऑडियो जो भी फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर आपको डोमेन होस्टिंग के बारे में पता है तो जो होस्टिंग का प्लान रहता है
उसमें एक वेबसाइट से लेकर 1000 वेबसाइट यानी कि अनलिमिटेड वेबसाइट तक आप स्टोर कर सकते हैं। आप कौन सा प्लान परचेज कर रहे हैं उस पर डिपेंड वो चीज करती है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि वहां से एक होस्टिंग प्लान ले लिया जिसमें 100 वेबसाइट्स एक साथ अपलोड हो सकती है, 100 वेबसाइट एक साथ स्टोर हो सकती है। अब आपको क्या चाहिए, 100 टाइप्स के डोमेन नेम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, GoDaddy या जिस वेबसाइट से आपने डोमेन लिया वहां से आप होस्टिंग ली, वहां से आपने डोमेन भी परचेज कर लिया। नॉर्मली आपने 5 वेबसाइट बना लिए, 5 वेबसाइट की होस्टिंग एक है और डोमेन 5 है। तो उस 5 डोमेन से जो भी डेटा आ रहा है वो एक होस्टिंग सर्वर से आ रहा है, तो वो कह जाता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स। यानी कि देखिए, एक ये डोमेन है 1D, 3 डोमेन, 4th डोमेन, 5th डोमेन, लेकिन जो होस्टिंग का प्लान है, ठीक है, जिनका डेटा आ रहा है वो एक ही अकाउंट से आ रहा है। अब अगर आप चाहे तो होस्टिंग में 5 अकाउंट क्रिएट करके अगर आप बैकलिंक वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं तो वो अलग बात हो गई। यानी कि इसको लॉगिन करते हैं, यानी कि सिंगल लॉगिन में हो ये सारी चीज। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 5 वेबसाइट है और 5 अगर अलग अलग अकाउंट में होस्टिंग है, यानी कि होस्टिंग की वेबसाइट एक ही है कि साइट ग्राउंड के अंदर आपके पास 5 अकाउंट है और 5 अकाउंट में ये अलग अलग है, तो वो आपका पीबीएन में काउंट नहीं होगा। लेकिन 5 वेबसाइट है जिनका होस्टिंग एक सिंगल लॉगिन के साथ अवेलेबल है, तो इसमें क्या रहेगा कि जब भी सर्वर और उसको पता चल जाता है इसको सर्च इंजन को कि आपकी वेबसाइट एक ही एक ही होस्टिंग में स्टोर यानी कि अपलोडेड है, तो वहां पे ये रहता है कि इन पे जितनी भी आप बैकलिंक लेते हैं वो काउंट होती है आपकी प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के तौर पे। इस पूरे को कहा जाता है PBN, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क है। यानी कि प्राइवेट ब्लॉग का नेटवर्क का मतलब ये 5 वेबसाइट आपको ना तो ई कॉमर्स रिलेटेड मिलेगी, ना बिजनेस, ना सर्विस रिलेटेड। ये ज्यादातर आपको ब्लॉगिंग यानी ब्लॉग के रिलेटेड वेबसाइट्स ही मिलेगी। तो ये क्या करते हैं कि 5 वेबसाइट्स एक ही होस्टिंग पे ले ली और जब गेस्ट पोस्ट करने गए तो एक को दूसरी से जोड़ दिया है, यानी कि यहाँ से बैकलिंक इसे मिल रही है, इसको मिल रही है, यहाँ से इसको मिल रही है, एक से वापस 3 को भी मिल रही है, 1 से 4 को, 1 से 5 को। तो इस तरीके से क्या है, 5 ही वेबसाइट आपस में बैकलिंक से शेयरिंग कर रही है। तो उसकी वजह से क्या रहेगा, सर्च इंजन ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने जितनी भी वेबसाइट को कनेक्ट किया है उसमें से कितनी सारी वेबसाइट है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये तो आपका रहता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क यानी कि पीबीएन के अंदर। 5th की बात करें तो उसका नाम है आर्टिकल्स एंड कमर्शियल। आर्टिकल एंड कमर्शियल का मतलब है कुछ ऐसी वेबसाइट रहती है जहां से आप कोई भी आर्टिकल यानी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहां पे वो ऑथोराइज्ड वेबसाइट रहती है और जहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम एग्जैक्ट रहेगी। अब आर्टिकल की बात करें तो उसके अंदर आपकी गूगल न्यूज भी हो सकती है, medium.com वेबसाइट हो गई, डिजाइन आर्टिकल हो गया। इस तरीके से कई ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे आप अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। आर्टिकल की कॉस्ट कुछ नहीं रहती है, ठीक है। कुछ वेबसाइट ऐसी रहेगी जो आर्टिकल का पेड आर्टिकल भी रहते हैं, कुछ रहेंगे फ्री आर्टिकल, लेकिन हम यहाँ पे जितनी भी बात करेंगे वो फ्री वाली ही बात करेंगे। अगर पेड वाली होती है तो वो किस तरीके से हम फ्री में कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अब जैसे कि डिजाइन आर्टिकल पे आपको एक आर्टिकल सबमिट करवाना है, तो अब वहां पे आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, सबसे मेन बात तो आपको ये कि उस वेबसाइट के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे वो एकदम यूनिक होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, आपके द्वारा क्रिएट की हुई ही होनी चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि उस वेबसाइट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप किसी और वेबसाइट से कॉपी करके डिजाइन मीडियम पे अपलोड कर देंगे तो वो अप्रूव हो जाएगी, नहीं। एडिटर वहां पे चेक करते हैं, जैसे गेस्ट पोस्ट में तो क्या पता आपके रेफरल के थ्रू आप रिक्वेस्ट करके कुछ प्लेगराइज कंटेंट हो तो उसे भी वेरीफाई करवा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते, क्योंकि ना तो आप उनको जानते हैं, सिर्फ एक ईमेल आईडी ही आपके और उनके बीच में कांटेक्ट रहती है, तो उस पे आप कितनी भी मेल करो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। ज्यादा अगर आप उन्हें कहेंगे कि नहीं मुझे ब्लॉग अप्रूव करवाना ही करवाना है तो वो उनका मतलब एडिटोरियल चॉइस ही रहती है कि उन्होंने मना कर दिया मतलब नो, नो मीन्स नो। तो ऐसा रहता है कि उसके अंदर अगर आपको कंटेंट यानी कि आर्टिकल अपलोड करवाना है तो आपके पास कंटेंट एकदम यूनिक होना चाहिए, एकदम फुली ऑप्टिमाइज करके सेंड कीजिए। आपके लक बाय चांस होंगे तो आपको वहां पे वो कंटेंट अप्रूव मिल जाएगा।
अब कमर्शियल की बात करें तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी रहती है जहाँ पे कंटेंट कमर्शियल में भी आता है। मान लीजिए आपको कोई भी एक न्यूज की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कंटेंट अपलोड करवाना है। तो अगर आपके प्रोडक्ट बेस है या किसी भी तरीके का कोई भी डेटा अवेलेबल है, अगर आप उन्हें कमर्शियल तौर पे एडवर्टाइजमेंट के तौर पे भी करवा सकते हैं तो वहां से भी आपको बैकलिंक मिल सकती है। कमर्शियल में आपको ज्यादातर नाम सुनने को मिलेगा, वो है स्पॉन्सर्ड लिंक। स्पॉन्सर्ड लिंक का मतलब है जब तक आपका पैसा उस वेबसाइट्स पे अपलोडेड है तब तक आपकी वेबसाइट्स पे वहां से बैकलिंक मिलेगी। कमर्शियल का मैं रेफर करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि एसईओ में जितना हो सके फ्रीली ही वर्क किया जाए, ताकि वहां से जो भी डेटा मिले वो एकदम लाइफ टाइम के लिए मिले। फिर बात आती है 6 नंबर, वेब एंड डायरेक्टरी लिंक्स। मैं तो पहली बात कहूँ तो इसको रिकमेंडेड ही नहीं करता हूँ कि ये कुछ करना चाहिए, ठीक है। मैंने मेरी प्रीवियस कंपनियों में भी देखा कि वहां पे भी ये सारा कुछ जो 25 में आपको बताऊंगा ना, हाँ बस करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि कौन सी हमें बैकलिंक करनी चाहिए, कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए और कौन सी टेक्निक से हमें फायदा मिलेगा। तो वेब और डायरेक्टरी की मैं सबसे पहले ना तो इसलिए दूंगा क्योंकि जो भी वेबसाइट्स रहती है जो वेब डायरेक्टरी सबमिट करवाती है, डायरेक्टरी सबमिशन की साइट्स है, वो आपको 3 वे में मिलेगी, ठीक है। वेब डायरेक्टरी सबमिशन आपको पहला तो मिलेगा फ्री, ज्यादातर आपको जितनी भी डायरेक्टरी वेब डायरेक्टरी सबमिशन की साइट्स मिलेगी वो 3 तरीके से आपको मिलेगी, फ्री, लिमिटेड और लाइफ टाइम। फ्री मतलब 1 रुपया भी नहीं लगेगा, $0। लिमिटेड में ये मान के चलो यूएसडी 1 से लेकर 50 यूएसडी तक वो लोग ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप कैसी डायरेक्टरी सबमिशन पर अपनी लिंक अपलोड करवा रहे हैं। फिर बात आती है लाइफ टाइम की, तो यहाँ पे ये लोग क्या ऑफर, कुछ ना कुछ ऑफर रख देते हैं। ऑफर मान के चलिए 100 यूएसडी से 1000 तक वो चार्ज लेंगे और उसके बेस पे आपको वहां पे एक बैकलिंक मिल जाएगी, यानी कि आपकी जो वेबसाइट की डायरेक्टरी है वो वहां पे क्रिएट हो जाएगी। तो अब इसमें क्या रहता है, मेन यहाँ पे एक और कंडीशन रहती है, वो रहती है पैसा देने के साथ साथ में टाइम की भी बात रहती है, ठीक है। 2 चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली है, एक तो टाइम और एक मनी। मनी की तो कॉस्ट मनी खुद ही है, लेकिन टाइम मनी से भी ज्यादा कॉस्टली है। तो यहाँ पे क्या रहता है, फ्री में आपको ऐसा बोला जाएगा, मैंने जितना देखा है 15 दिन 15 डेज से लेकर 6 मंथ तक कोई ऐसी वेबसाइट, अगर नई नई वेबसाइट है जिसको डायरेक्टरी चाहिए अभी, तो वो कम से कम 15 दिन तो लेगी ही लेगी। अदरवाइज मैंने ऐसी वेबसाइट्स भी देखी है जो 6-6 महीने में आपको वहां पे बैकलिंक बना के देगी। तो 6 महीने तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट पे क्या सबमिट किया था, ठीक है। फिर ये लिमिटेड की बात आती है, तो अब यहाँ पे आपने क्या शुरू कर दिया है, पैसा देना शुरू कर दिया है, तो वो आपको यहाँ पे 1 से 2 दिन के अंदर बैकलिंक बना के दे देते हैं, ठीक है। अब 1 से 2 दिन के अंदर क्यों बना के दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पेड दिया है, इसका मतलब एक अप्रूव्ड वेबसाइट होगी, एक ओरिजिनल वेबसाइट होगी। क्योंकि ज्यादातर हम ये देखेंगे तो हर किसी को फ्री में ही चाहिए, ठीक है। मैंने कहीं पे किस्सा सुना था, आपको थोड़ा सा सुना दूं कि एक बार क्या हुआ कि किसी जगह पर आप गए और वहां पे आपको एक बुक दी, ठीक है। बुक दी है, बुक फोल्ड होने जैसी है, मतलब हल्की बुक है, 50 पेज की बुक है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अगर वो फ्री में दी हुई है, आप डायरेक्टली उसे गोल बना देंगे। यानी कि मान लीजिए ये एक बुक है, आप इसे क्या करेंगे, ऐसे क्रिएट कर लिया, मतलब आप उसे ऐसे मोड़ते ही रहेंगे, मतलब कोई भी चीज ऐसे पटक रहे हैं वगैरह वगैरह, सारी चीज हमने भी की है, तो हमें पता है कि फ्री में जो भी चीज मिलती है उसकी कदर आप बिल्कुल नहीं करते। और मान लीजिए इसी चीज के 100 रुपए या 1000 रुपए 500 रुपए लिए, तो आप इसे इस तरीके से रखेंगे कि एकदम ऐसे रखना है कि इसको बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो ना तो आप इसे फोल्ड करेंगे, ना ही आप इसे फेंकेंगे, और ना ही आप इसको मिसयूज करेंगे। मतलब ये चीज है
कि फ्री का मतलब ये रहता है कि कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और मेरा ये मानना रहता है कि फ्री में कोई चीज नहीं देनी चाहिए अगर हो सके तो। अब मेरे पे बात आ जाती है तो मैं इतना फ्री में कोर्स नहीं सिखाता हूँ, ठीक है। अगर जैसे अब बात आ ही गई है फ्री वाली, तो मैं फ्री में कोर्स नहीं सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अगर जब आप मेरे यहाँ पे 3 से 6 महीने के लिए सीखने आते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो आप यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर 6-7 बजे तक आप मेरे ऑफिस पे बैठते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लास तो मिलेगी 10 बजे से 12 बजे तक। 10 से 12 मैं सिखाता हूँ, 12 से 1 आप थियरिकल पढ़ेंगे, 1 से 2 बजे तक आप लंच करेंगे, 2 से 3 वापस थियरिकल, और 3 से लेकर 6 बजे तक के टाइम में आप प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस के लिए आपको एक डमी वेबसाइट्स भी मिलेगी, और डमी पे आप अपना वर्क कंप्लीटली कर लेते हैं तो फिर आपको मेरी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है या मेरी कंपनी की वेबसाइट है वो प्रोवाइड होती है। फिर अगर उसी पे भी आपने अच्छा वर्क कर लिया तो फिर आपको उसके बाद में क्लाइंट की वेबसाइट्स मिलती है। यानी कि प्रोसेस ऐसा है कि पहले तो आप लर्न करते हैं, फिर डमी वेबसाइट्स पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर कंपनी की वेबसाइट पर इन हाउस वेबसाइट रहती है वो उस पर वर्क करते हैं, फिर आप कहीं जाकर क्लाइंट की वेबसाइट पे वर्क करते हैं। तो यानी कि ये मान के चलिए पहले महीने आप सिर्फ सीखते हैं, दूसरे महीने आपको डमी वेबसाइट्स पे मिलता है, तीसरे महीने आप इन हाउस वेबसाइट्स हो गई यानी कि ganeshkulere.com हो गई या जो भी ब्लॉगिंग वेबसाइट है उन पे वर्क करते हैं। फिर कहीं 4th मंथ में जाकर आपको क्लाइंट वेबसाइट पे थोड़ा बहुत वर्क मैं देता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज आपके दिमाग में आएगी, और जैसा कि मैंने कई बार शुरू में, तो हर कोई नेगेटिविटी तो होती है, ठीक है। अगर मैं ये सोचूंगा कि मुझे कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलेगा तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल ही है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने शुरू किया था तो मुझे ये भी पता चला कि इस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छा, फिर भी मुझे डिसलाइक मिलता है। तो उसके बाद में जैसे मुझे अनुमान हुआ कि हाँ ये चीज रहती है। जैसे लिंक्डइन पे कोई ऐसा रिप्लाई कर देता है कमेंट कि ये क्या पढ़ा रहे हो, ये गलत है वगैरह सारी चीज। फिर यूट्यूब पे कमेंट देखता हूँ तो वहां पे भी डिसलाइक हो गया या कमेंट में कुछ चीज हो गई, फेसबुक पे भी कमेंट आते हैं, इस तरीके से मतलब हर जगह पे एक कमेंटिंग और सोर्स तो रहता ही है। उससे आपको ये पता चल जाता है कि आप ऊपर है या नीचे है। पर वहां पे अगर रेशियो देखने जाए तो पॉजिटिव वाले लोग ज्यादा है, लेकिन उसके बारे में मैंने जब सोचा तो मुझे ये मालूम चला कि अगर आप ये सोचेंगे कि सभी लोग आपको पसंद कर ले और सभी लोग आपके वीडियोस को लाइक कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जितना मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ उसके बाद में ही आपसे पूछा जाता है। ये आपसे पूछा नहीं जाता है, बताया जाता है, ये पूछा नहीं जाता है, बताया जाता है। डमी वेबसाइट पे, इन हाउस वेबसाइट्स पे आपको हाफली रखा जाता है, ठीक है। वर्क दिया भी जाएगा और आपसे पूछा भी जाएगा। दिया गया वर्क वो होगा जिससे आपको और ज्यादा लर्न करने को मिले, ठीक है। और जो मैं पूछ के दूंगा वो वर्क ऐसा होगा कि जिसमें आपकी ज्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है। कुछ ऐसी मेहनत लगेगी जिससे आपको ऐसा लगे कि ये मेहनत करने के लिए तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो वो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप ऐसा काम कर सकते हैं, वो ये आप एग्री करते हैं वगैरह सारी चीज। और फिर अगर क्लाइंट वेबसाइट की बात है तो उसमें तो आपकी पूरी की पूरी परमिशन ही चाहिए, ठीक है। मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है कि मैं अगर आपको फ्री में सिखा रहा हूँ तो आपसे काम वसूल करवाऊँ ही करवाऊँ, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 10 स्टूडेंट है तो उसमें से 10 स्टूडेंट सीखेंगे, 10 के 10 डमी वर्क कर सकते हैं, लेकिन इन हाउस वर्क कितने लोग करेंगे? 6 लोग करेंगे, और क्लाइंट वर्क पे 3 ही लोग काम करेंगे। तो ये मेरा भी एक स्ट्रक्चर है कि मैं 10 के 10 को तो क्लाइंट वर्क दूंगा नहीं। तो मुझे जैसे जैसे आप अपने लेवल को अपग्रेड करते रहेंगे, जैसे मुझे लगेगा कि हाँ इस पर्सन को ज्यादा आता है, इस पर्सन ने अच्छा कवर अप किया है, इसने सीखा अच्छा, फिर इसने डमी वर्क भी अच्छा किया, फिर इसने क्लाइंट जो इन हाउस प्रोजेक्ट थे उस पे काम अच्छा किया, देन उसको क्लाइंट वर्क पे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहता है, ना तो दिया जाता है ना लिया जाता है, ठीक है। मेरी कंपनी का एक ही रूल है, अगर आप सीखने आते हो तो ना आपसे 1 रुपया लिया जाता है, ना आपको 1 रुपया दिया जाता है, ठीक है। लास्ट बैच में मैंने मतलब ऐसा रखा था कि अगर मैं आपको एक बार बताऊंगा अच्छे से, अलग फिर वीडियो बनाएंगे कभी, उसमें मैं बताऊंगा कि मेरा क्या स्ट्रक्चर रहता है क्या नहीं। जब बैच शुरू होगा तो उस टाइम पे मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा कि किस तरीके से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी मेरा यही कहना है, अक्टूबर में शुरू हो जाएगा नया बैच, तो उसमें अगर किसी को भी सूरत में जो रहते हैं, सूरत गुजरात के अंदर,
तो वो मेरे यहाँ पे आके फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। इस बार मैंने सोचा है मैं एक हफ्ते पेड मार्केटिंग करके ट्राई करूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा है अपनी जेब में तो क्यों ना खर्च कर ले। तो जैसे 500-1000 रुपए का एक ऐड चलाएंगे फेसबुक इंस्टा पे, देखते हैं कितने लोगों को ये पता नहीं है कि क्या चीज वो देख रहे हैं, क्या उन्हें महसूस होता है। क्योंकि मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए जिनको, क्योंकि जब मैंने दूसरी इंस्टीट्यूट के रिव्यूज लिए तो मुझे पता चला कि वहां पे एक लाइन खींची जाती है, उस लाइन से आगे ना टीचर आता है ना स्टूडेंट उस लाइन से आगे आ सकता है, ठीक है। तो मतलब वहां से ना टीचर आएगा ना यहाँ से स्टूडेंट जा सकता है। तो मतलब जितना टीचर ने सिखाया उतना स्टूडेंट ने सीख लिया, क्वेरी वगैरह कुछ है तो वो सारी चीज, और बाकी लाइव प्रैक्टिकल एडवांस वगैरह फलाना फलाना मैं बिल्कुल नहीं मानता। जितना है सब कुछ दिमाग का खोपड़ी का खेल है, जितना आप ज्यादा करोगे मेहनत उतना होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको 1000 रुपए दे दूं तो आप कोई फेसबुक ऐड चला नहीं सकते, और 100 रुपए दे दूं तो एक्सपर्ट होगा वो तो वहां से भी लीड ले आएगा। तो ये चीज है कि मायने ये रखता है कि आप किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वापस पॉइंट की बात करें तो ज्यादा इसके बारे में हम डीपली नहीं देखेंगे। किसी को सीखना है तो आओ, और नहीं सीखना है तो मत आओ। मतलब एक ही पॉइंट है कि अगर आपको पेड सीखना है तो मैं ना तो किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लूंगा और ना ही किसी इंस्टीट्यूट को रेफर भी करता हूँ, ठीक है। मुझसे किसी ने पूछा भी था, ऐसा कई लोगों ने पूछा कि कहाँ से सीखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। मैं उनसे पूछता हूँ फ्री में सीखना है या पेड। वो कहते हैं फ्री में, तो मैं कहता हूँ मैं फ्री में सिखाता हूँ। उसके अलावा आज तक मुझे नहीं पता कि कोई फ्री में सिखा रहा है, तो अगर सिखाता होगा तो मैं आपको रेफर कर दूंगा। फिर वो कहते हैं पेड, तो मैं कहता हूँ कि पेड के लिए मैं नाम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी कोई इंस्टीट्यूट पसंद आई नहीं जो फ्री में सिखाती है, और या फिर पेड सिखाती है तो अच्छा सिखाती है। बाकी मेरी ये विषय है कि इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हैं, कॉलेजेस वगैरह, तो वहाँ पे भी जाके मैं फ्री में सिखाऊं, मेरा तो ये भी रहता है। क्योंकि मुझे क्या पढ़ाने का थोड़ा इच्छा है कि उन्हें अच्छी लोगों से मिलने, मतलब हर दिन कुछ नया करने का रहता है, तो हर दिन नए लोगों से मिलने को मौका मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं। वेब डायरेक्टरी में मैंने जैसे आपको बताया था कि 15 दिन से लेकर 6 महीने लगते हैं अगर आपको फ्री में डायरेक्टरी सबमिट करवानी है। फिर अगर लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, यानी कि लिमिटेड टाइम मतलब 1 दिन से लेकर 1 साल हो गया इतना टाइम तक, तो वहां पे 1 से 2 दिन के अंदर आपको वहां पे बैकलिंक मिल जाती है। पर लिमिटेड टाइम में क्या रहता है, लाइफ टाइम के अंदर आपको इमीडिएटली आपको बैकलिंक वहां पे क्रिएट हो जाती है। यानी आप पे करोगे और पे करते ही आपकी वहां पे डायरेक्टरी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये रहता है कि आप अगर जितना पे करेंगे वेबसाइट्स को, उतना ही वो वेबसाइट्स आपको स्पेस देगी। मैं इसको रिफर करता ही नहीं हूँ, लेकिन जो भी चीज मैं सिखाता हूँ उसका एक मतलब ये है कि जब भी आपसे कोई पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या किस तरीके से रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, आप ये नहीं कह सकते ना कि सर वो तो कोई काम का नहीं है तो इसलिए हमने सीखा भी नहीं और हमें सिखाया भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टरी सबमिशन क्या है, जैसे मेटा कीवर्ड क्या है, तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं 7th नंबर, वो है फॉरम एंड ब्लॉग कमेंट्स। फॉरम की बात करें तो फॉरम का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने एक सिलेबस तैयार करके अपलोड कर दिया, ठीक है, कुछ भी एक कंटेंट लिखकर मैंने वहां पे एक कोई भी वेब पेज पे अपलोड कर दिया। अब मैंने वहां पे क्या रखा कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, अगर आपको भी लगता है तो आप अपने आइडियाज बताइए। तो उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो चीज को अगर हम कवर करने जाएं, अगर हम ये कवर करने जाए कि फॉरम सबमिशन कैसे है, तो मैंने एक फॉरम बनाया, ठीक है। उस फॉरम का नाम रखा मेक टी, ठीक है, चाय बनाए मेक टी, ठीक है, कैसे बनानी है वगैरह। मैंने क्वेश्चन, ना ये क्वेश्चन है ना ही आंसर है, कुछ नहीं, मेक टी। फिर ठीक है, फिर मैंने ही यहाँ पे या फिर कोई और, ठीक है, एक पर्सन ने यहाँ पे, 1 नंबर पर्सन ने सारी डिटेल लिख दी कि किस तरीके से चाय बनाई जाती है, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखे या जैसे भी लिखे उसकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन ने फॉरम बनाया मेक टी, उस सेम पर्सन भी हो सकता है कोई और पर्सन ने भी उसका आंसर लिख दिया
कि इस तरीके से चाय बनाई जाती है। सेकंड पर्सन है, उसने क्या किया कि उसने थोड़ा अलग तरीके से बताया, इस तरीके से उसने कुछ रेसिपी अलग बताई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक फॉरम के अंदर 2 टाइप्स के रिजल्ट मिल रहे हैं। फिर इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर्सन वहां पे कमेंट करते गए, फॉर्म बनाते गए और उस फॉर्म की डिटेल्स को और ज्यादा एक्सप्लेन करते गए। यहाँ पे हो सकता है चाय बनाने में कुछ अलग चीज ट्राई की, यहाँ पे कुछ अलग ट्राई की, इस तरीके से अलग अलग चीज हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर नॉर्मली आपने सुना भी होगा कि वहां की चाय बहुत फेमस है, तो चाय तो एक ही तरीके की होती है, मतलब कि चाय की पत्ती, दूध, शक्कर, बस ये चीज। पर बात रहती है बनाने का तरीका, मिलाने का तरीका, वो सारी चीज आपकी उसके अंदर काउंट होती है। फिर फॉरम के साथ में ही मैंने लिखा है ब्लॉग कमेंट। ब्लॉग कमेंट का मतलब है कि आपने क्या किया, एक ब्लॉग बनाया, ठीक है, ब्लॉग बनाया, ब्लॉग का टाइटल रखा आपने टी रेसिपी, यानी चाय बनाने की विधि। फिर यहाँ पे 1 2 कुछ नहीं आएगा, ओके, क्योंकि ब्लॉग में बना रहा हूं तो ब्लॉग की इंफॉर्मेशन भी मुझे ही लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग लिखना शुरू किया, कोई पॉइंट लिखा, उसके बारे में कुछ लिखा, फिर पॉइंट लिखा, ये सारी चीज लिख दी और यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। यानी कि ये ब्लॉग मैंने लिख रखा है। अब इस ब्लॉग के अंदर आप यहाँ पे आते हैं और इस ब्लॉग जो टी की रेसिपी है उसके अंदर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ बदलाव होने चाहिए आपकी तरफ से, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट, सबसे नीचे आपको मिलते हैं कमेंट्स, और वहां पे आप लीव ए रिप्लाई पे क्लिक करके वहां पे आप कमेंट लिख सकते हैं। तो कमेंट में आप चाहें तो कुछ भी लिखिए, वहां से आपको बैकलिंक मिल भी सकती है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे कि आपको किस तरीके से बैकलिंक लेनी है। कमेंट में ज्यादातर आपको नो फॉलो बैकलिंक ही मिलेगी, और यहाँ पे जितना मैंने बताया फ्री में, तो आपको देखिए फॉलो तो ऐसे कौन कर सकता है, अगर आप एक पॉपुलर पर्सन है ही नहीं और आपको क्या लगता है कि आपको 1 लाख फॉलोवर्स मिल जाएंगे, मुश्किल है, या मिल सकते हैं, लेकिन फेक फॉलोवर्स आप खरीद लीजिए भले, कोई बात नहीं। लेकिन बात यहाँ पे चल रही है ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक डेटा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास रीच अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपके अगर ब्लॉग के अंदर आपको कमेंट आप लिख रहे हैं तो उस कमेंट पे आपको बैकलिंक क्यों मिलेगी, क्योंकि ये पर्सन चाहेगा कि ब्लॉग की जिसकी है वो, उसे भी तो यही पता है कि इस मेके रेसिपी जो टी रेसिपी है उसके अंदर अगर 500 लिंक्स आ जाती है, ठीक है, और उन 500 ही बैकलिंक को अगर वहां पे डू फॉलो दे दिया जाए तो उसकी वेबसाइट पे तो क्रॉलर आएगा ही नहीं, और जबकि उस वेबसाइट से 500 क्रॉलर आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितना हो सके वहां पे क्रॉलर ज्यादा डिवाइड ना हो, इसलिए नो फॉलो दी जाती है, और एक रेफरेंस लिंक भी नहीं रहती है, ताकि जब भी सर्च इंजन को ऐसा लगे कि इस वेबसाइट पे कुछ गलत कमेंट है या गलत बैकलिंक जा रही है इस वेबसाइट से, तो वहां पे वो अवॉइड हो जाती है, क्योंकि आपने वहां पे नो फॉलो दे रखा है कि आप इसे फॉलो मत कीजिए, इंडेक्स कर लीजिए लेकिन फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि इस वेबसाइट पे जो भी लिखा हुआ वो एकदम ओरिजिनल, यूनिक या जो भी चीज है। फिर बात आती है 8वें पॉइंट की, तो वो है बुकमार्क साइट्स। बुकमार्क का मतलब यहाँ पे कहा जाता है सोशल बुकमार्किंग साइट्स। सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स में रहता है सोशल मीडिया और बुकमार्क। सोशल मीडिया जैसी साइट्स हो गई, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसी ही वेबसाइट रहती है, उसके अंदर जैसे आप सोशल मीडिया में क्या पोस्ट वगैरह करते हैं, वैसे ही सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट में आप बुकमार्क करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो वहां पे क्या रहेगा, पर्सन्स अपनी आईडी बनाते हैं और अपने बुकमार्क वहां पे सेव करते हैं, तो बाकी लोग भी वहां पे आपके बुकमार्क देख सकते हैं और उनके बुकमार्क आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटी रहती है, आप चाहे तो अपने बुकमार्क्स को प्राइवेट भी रख सकते हैं और पब्लिक भी कर सकते हैं, तो वहां से ही आपको बैकलिंक्स मिलती है। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स हैं जो कि अभी अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी ये 25 या 26 मेथड है ये ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक के, वो सारे के सारे हम देखेंगे। उसके अलावा एक आध क्लास और हो सकती है जिसमें मैं बताऊंगा ऑन पेज एसईओ को ब्रीफली टेक्निक, मतलब स्पीडली बताऊंगा, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो भी चले, पर वो चीज कवर करने की ट्राई करूंगा। अभी आज की ये इतने ही पॉइंट रहेंगे मैं ऑफ पेज लिंकिंग मेथड के अंदर, ठीक है। तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए सुस्त भी रहता हूँ और पॉडकास्ट भी इतना रिकॉर्ड नहीं हो पाता है,
वीडियो भी इतना नहीं बन पाता, लेकिन जितना भी बन रहा है, जितना भी अगर आप सुन रहे हैं यहाँ तक, तो मतलब ये चीज हुई कि आपको पढ़ने के लिए आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो मुझे ज्यादा ज्ञान देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना अगर जरूर रेफर करूंगा, आपने इतने वीडियोस देखे भी होंगे या पहला वीडियो देख रहे हो यहाँ तक आगे, तो bit.ly/D M B देन स्मॉल y देन रिपीट में G K, यानी कि bit.ly/DMBYGK इस URL पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे मैंने जितना भी डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स कवर करने वाला हूँ या जो भी पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा उसमें कवर हो चुका है। आप वहां पे वो सारी की सारी चीज देख सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक है मैं ट्राई करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की, इसमें और भी ज्यादा ऐड करता रहूंगा। इसीलिए मैंने ये गूगल फॉर्म बनाए हैं, ठीक है, सॉरी गूगल डॉक्यूमेंट, ताकि कुछ भी चीजें अपडेट करना होगा तो कर सकता हूँ। इसलिए मैं पीडीएफ का यूज ज्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि पीडीएफ को एडिट करूंगा तो और बैकलिंक बन जाएगी, लिंक अलग अलग बनती जाएगी, तो वो चीज नहीं हो। इसलिए हमने यही रखा है कि bit.ly/DMBYGK शॉर्ट लिंक के अंदर वो गूगल डॉक फॉर्म मिल जाएगा आपको, वहां से आप सारी चीज देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो सोशल मीडिया बहुत सारे अवेलेबल है, वहां पे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हर जगह पे अवेलेबल हो, गूगल पे भी अवेलेबल हो। तो जहाँ पे भी आपको मन हो गणेश कुलेरिया सर्च कीजिए। मैं यहाँ तक तो अभी मुझे नहीं पता है कि गणेश कुलेरिया कितने पर्सन है, पर गूगल के हिसाब से तो मैं लगभग 2-3 को जानता हूँ जो वहाँ पे रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो उन लोगों को जानता भी हूँ, थोड़े 1-2 लोगों को, पर इतना कुछ है नहीं। पर आपको मेरा रिजल्ट ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि अब इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो हमारा सबसे ज्यादा होना चाहिए, यही हमारी मेन पॉइंट रहेगी। तो आपको कहीं पे भी लगे गणेश कुलेरिया सर्च कीजिए, मेरी प्रोफाइल फोटो दिख जाएगा, बस वहाँ पे कमेंट करके आपको कुछ भी पूछना हो तो वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। स्नैपचैट वगैरह मैं यूज नहीं करता हूँ, खाली 1-2 बार वो टेस्टिंग और सीखने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि नया सीखने का रहता है, तो बस स्नैपचैट डाउनलोड करके बना दिया, उसमें कुछ इंटरेस्ट मजा नहीं आया तो फिर वो चीज को ज्यादा यूज नहीं किया। बाकी सोशल मीडिया मैं कहता हूँ यूज करो, पर एक प्रोफेशनल तरीके से करो। जैसे कि ट्विटर, तो ट्विटर पे सुबह शाम आप रोजाना एक्सप्लोर बटन पे जाइए और वहाँ पे देखिए कि आज कौन से हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब कौन सी चीज आज गूगल पे ट्रेंड कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। कोई भी नया मोबाइल आ रहा है, मूवी आ रही है, तो उसके बारे में लोगों की क्या राय है वो ट्विटर पे आप विदिन अ सेकंड में देख सकते हैं। बाकी फेसबुक पे आप अच्छे अच्छे ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंस्टाग्राम पे तो मैं ना तो कहूँगा किसी को फॉलो करो और ना ही किसी को करना चाहिए, क्योंकि उसके एक्सप्लोर में ही सारा कचरा मिल जाता है, तो दूसरों का खर्चा देखने की जरूरत नहीं है। पहले टिकटॉक था, आजकल इंस्टाग्राम हो चुका है, यूट्यूब में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ठीक है, फिर भी हमें अपना काम करना है, बाकी का अपने को देखना है नहीं, ठीक है। कभी कभी हम भी सोचते हैं रील्स वगैरह बनाए, पर इतना इंटरेस्टिंग और मतलब मजा नहीं आता है। भले ही उससे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, पर वैसे फॉलोवर्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जितना हो रहा है अपने में खुश रहे, बस यही चीज मैं आपसे भी कहूंगा कि मतलब आपका मन करे ना वो करो। रील बनानी है तो रील बनाओ, पढ़ना है तो पढ़ो, नया करना है तो नया सीखो, कुछ अच्छा करना है तो अच्छा करो, बुरा करना है तो बुरा करो, तो मन की करो, ताकि एटलीस्ट अगर कोई भी आपको कहे तो आपको ये तो पता रहे कि हाँ ये मैंने मन की थी और मेरे मन ने जो भी किया वो गलत या सही हुआ, वो आप फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और क्वेरी रहती है तो आप डायरेक्टली बताइए मुझे, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। फाइंड कीजिए, मेन काम यही है, आप कौन सी क्वेरी लगाते हैं, कौन सी सर्च क्वेरी से आपको मिलता है, वो सारी चीज यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब इतना ही कोर्स आज का तो है, बाकी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या आपको पढ़ाना चाहते हैं, और ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे चलते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से प्रैक्टिकली बता सके, क्योंकि रिसर्च हमने आपको बहुत करवा दी। अब डेवलप की बात है, तो आपको वहाँ पे डेवलपमेंट बताएंगे कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम, मैं गणेश कुलेरिया आप सबसे विदा लेता हूँ।